यह सरकार टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर जीएसटी। जी हाँ सर, सबसे पहली बात, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस कितने टाइम में इश्यू करना पड़ता है? तो सर वेर एवर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। पर अगर ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में जब आपने उस गुड्स का पोजीशन कस्टमर को दे दिया है, जिस दिन दोज गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, उस दिन मान लेते कि आपने सप्लाई कर दिया, इसलिए उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में जिस दिन आपने गुड्स रिमूव किया है उससे 6 मंथ या डेट ऑफ अप्रूवल, मतलब जब सप्लाई हो गया है, विच एवर इज अर्लियर, उस दिन आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, सर या तो सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करता है या फिर रेसिपिएंट पीरियडिकली पेमेंट देता है। तो सर जो भी ट्रांजैक्शन में डील हुआ है, या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा है सप्लायर, उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, या फिर रेसिपिएंट अगर कुछ अमाउंट आपको पीरियडिकली पे कर रहा था, जब वो अमाउंट पे करता है उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। सर अब बात कर रहा हूं सर्विसेज के लिए। सर्विसेज के लिए इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है? सबसे पहली बात, इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। जब सर्विसेज कंप्लीट करी उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। पर इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, banking company, financial institution including NBFC, the time limit given is 45 days. Okay sir, in case of continuous supply of service, sir continuous supply of service के केस में सर ध्यान देना, हर वो इवेंट जब रेसिपिएंट को पेमेंट की लायबिलिटी आती है सर, तो ऐसे केस में जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है वो इवेंट होने पर, विच इज, और वापस बोलता हूं, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस सर 3 केस दिए हुए। पहली बात तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस किसको बोलेंगे? व्हेनेवर एनी सर्विस इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है तो वहां पे 3 इवेंट दिए हुए सर, 3 केस दिए हुए। फर्स्ट, अगर रेसिपिएंट इज लायबल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, तो जब वो इवेंट होता है उस दिन जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, उतने अमाउंट का ध्यान रखना है, यहाँ पे 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। सेकंड, अगर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है, कोई ऐसा इवेंट फिक्स नहीं पर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है, तो जितना पेमेंट ड्यू हो रहा है ड्यू डेट को, उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। और हाँ, ना कोई इवेंट फिक्स है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं आपके लिए कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है, तो सर जब रेसिपिएंट सप्लायर को पे करेगा उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। सप्लायर विल इशू टैक्स इनवॉइस ऑफ दैट अमाउंट। ओके सर, कभी भी सर्विसेज चल रही है और मान लो कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट गया, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टूटा है उस दिन कितने अमाउंट की सर्विसेज हो चुकी है उतने अमाउंट का आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके तो सर ये बात हो गई कि टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। ओके, अब सर बात आती है क्या कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है। सबसे पहली बात, अगर इफ यू आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड यू आर सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस, तो टैक्स इनवॉइस इश्यू होता है। और अगर आप एग्जाम गुड्स या एग्जाम सर्विस सप्लाई कर रहे हो या ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिस पर जीएसटी लेवी नहीं होता है बट यू आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी, या फिर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ है, तो ऐसे केस में यू विल हैव टू इशू बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। पर अगर मान लो मैं एक रिटेलर हूं और मेरे कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है, और सर जिनको क्रेडिट की कोई चिंता नहीं है, जिनको क्रेडिट की जरूरत नहीं होती है, और सर ऐसे केस में मैं एग्जिम गुड्स भी बेचता हूं और टैक्सेबल गुड्स भी बेचता हूं, तो ऐसे केस में मैं चाहूं तो सिंगल कंसोलिडेटेड इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी इशू कर सकता हूं, जिसके अंदर टैक्स वाले गुड्स एंड एग्जिम वाले गुड्स सर्विस भी मैं मेंशन कर सकता हूं, और उस अकॉर्डिंग सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करके कस्टमर को दे सकता हूं बेटा। ओके अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस जो आप सप्लाई कर रहे हो वो अगर लेस देन ₹200 है, लेस देन ₹200 है, तो ऐसे केस में सप्लायर चाहे तो इनवॉइस इश्यू ना करे अगर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, एंड रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो ₹1 का भी बिल क्यों ना हो आपको इश्यू करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड है पर अगर वो बोलता है नहीं मेरे को तो बिल चाहिए, तो बिल देना पड़ेगा साहब आपको। क्लियर, कस्टमर अगर एग्री होता है ठीक है बिल मत दो, लेस देन ₹200 तक का सेल है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, तो ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए B2C वाला सप्लाई में इनवॉइस नहीं भी इशू करेंगे तो भी चल जाएगा। पर डे एंड पर इन सारे केसेस में जहां पे आपने इनवॉइस इशू नहीं किया ड्यू टू वैल्यू बीइंग लेस देन ₹200, इन सारे केसेस में आपको डे एंड पर कितना आपने इस तरह का गुड्स सर्विस सप्लाई किया जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज लेस देन ₹200, उनका एक कंसोलिडेटेड बिल आपको बनाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। ओके सर, कभी भी एडवांस अगर रिसीव होता है तो आप उसको रिसीट वाउचर इशू करेंगे, एंड सर कभी भी उस एडवांस में से आपको रिफंड देना पड़ गया तो रिफंड वाउचर इशू होता है। अच्छा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रेसिपिएंट लायबल है और सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इशू करना पड़ता है, एंड जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट देगा, समझना बात को ध्यान से, रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज लायबल है बेटा,
सप्लायर जो सर्विस या गुड सप्लाई कर रहा है, तो जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब तक पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। क्लियर, डन। अच्छा, कभी भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है, कभी भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है फॉर एनी पर्पस अदर देन सप्लाई, तो ऐसे केस में आपको जो डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है उसको बोलते हैं डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान आपको देना पड़ेगा। और हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजा है, आपने कोई गुड्स रिपेयरिंग के लिए भेजा है, या पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई हो रही है, या किसी भी पर्पस के लिए गुड्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर एनी पर्पस अदर देन सप्लाई, तो ऐसे केस में डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान रखना, डिलीवरी चालान के कंटेंट में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो टैक्स इनवॉइस में लिखी होती है। जो सारी इंफॉर्मेशन टैक्स इनवॉइस में, वो सब डिलीवरी चालान पे भी होगी। बस डिलीवरी चालान इशू करने पर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है, और सर टैक्स इनवॉइस इशू करने पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है, टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है बेटा। क्लियर, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ओके सर, ध्यान देना, ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात। अच्छा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अगर कभी भी आपने जो गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स की वजह से, अगर मान लो वैल्यू इंक्रीज हो गया किसी कारण से, एस्केलेशन क्लोज वगैरह है, या फिर जो आपने टैक्स चार्ज किया था बिल में वो मान लो चार्ज कर दिया 12%, जबकि बाद में रेट पता पड़ा 18% था, तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स आपको लेना है कस्टमर से, देन यू विल इश्यू अ डेबिट नोट। एंड डेबिट नोट रेज करके सर आप कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हो, प्लस आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, पर इसके बेस पे कस्टमर भी क्रेडिट ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। क्लियर, डन। पर सेकंड बात आती है क्या, क्रेडिट नोट। अगर कभी भी आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया है इन द इनवॉइस, बाद में किसी वजह से आपने एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट डिस्काउंट दे दिया, तो क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो। इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस। याद है बेटा आपको? यस। सेकंड, अगर आपने टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया इनवॉइस में जबकि कम चार्ज होना था रेट ऑफ टैक्स, क्लियर, या किसी वजह से गुड्स डेफिशिएंट पाए गए, गुड्स या सर्विस जो थी वो सही नहीं मिली उसको, डिफेक्टिव थी, डेफिशिएंट थी, और इनकी वजह से वैल्यू अगर कम हो गया, तो सर क्रेडिट नोट आप रेज करेंगे। क्रेडिट नोट की वजह से सप्लायर की लायबिलिटी कम हो जाएगी जीएसटी की, पर उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट नोट को इश्यू करने का टाइम लिमिट दे रखा है मैक्सिमम। द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट इज, जिस फाइनेंशियल में वो टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ था जिसके लिए आप क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हो, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद, अच्छा फाइनेंशियल में तो इशू कर ही सकते हो, उसके बाद भी सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक ही आप क्रेडिट नोट इशू कर पाएंगे, उसके बाद क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे। डेबिट नोट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि डेबिट नोट के बेस पे तो सरकार को टैक्स मिलता है। ओके, चलिए सर, अब बात करता हूं कुछ कंटेंट रिगार्डिंग टैक्स इनवॉइस। अच्छा, इनवॉइस में क्या क्या लिखा होना चाहिए, कंटेंट ऑफ द टैक्स इनवॉइस। सर रूल नंबर 46 में लिखा हुआ है, सबसे पहले बात ऊपर ही ऊपर श्री गणेशाय नमः, है ना बेटा? ओ भाई, ये आपकी चॉइस है, लिखना है तो लिखो। ओके सर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, उसका जीएसटी नंबर, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, एड्रेस। सर रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका नाम, हाँ है ना बच्चा? और अगर कहाँ जा रहा है गुड्स, स्टेट अगर अलग है तो इंटर स्टेट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा होना कंपलसरी होता है। अच्छा, सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइसेस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ध्यान रखना सीरियल नंबर शुड नॉट बी मोर देन 16 डिजिट नंबर। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर होना चाहिए विच शुड बी यूनिक फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, और डैश हैश स्पेस कुछ दिया तो वो भी 16 कैरेक्टर के अंदर काउंट होता है बेटा, 16 कैरेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, फिर गुड्स या सर्विस जो सप्लाई कर रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एचएसएन कोड, ध्यान रखिएगा एचएसएन कोड के अंदर अमेंडमेंट है, और एचएसएन कोड के लिए बोल दिया है कि अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 4 करोड़ या उससे कम था तो ऐसे केस में आपको 5 करोड़ या उससे कम था तो ऐसे केस में 4 डिजिट एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा। अमेंडमेंट हो गया नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स, क्लियर, 4 डिजिट हो गया बेटा। एंड अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल में तो आपको 6 डिजिट एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा। ओके, फिर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, देन सरकार उस पर टैक्स कौन सा लग रहा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, वो लिखेंगे, रेट ऑफ टैक्स लिखेंगे, टैक्स का अमाउंट लिखेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा होना कंपलसरी है, टोटल अमाउंट आ जाएगा, ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर हो जाएंगे या फिर डिजिटल सिग्नेचर भी चल जाएंगे। और हाँ, क्यूआर कोड भी मेंशन करना पड़ेगा अगर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर 4th प्रोविजनल रूल नंबर 48। मतलब कुल मिला के जहां पर ई इनवॉइस इशू करना पड़ता है वहां पे क्यूआर कोड लिखना पड़ेगा, और जहां पे डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वहां पे डायनामिक क्यूआर कोड होना चाहिए बेटा। ओके, हम पढ़ेंगे दोनों प्रोविजन अभी, ई इनवॉइस और डायनामिक क्यूआर कोड का भी। ओके सर, ये बातें हो गई। प्लस ध्यान रखिएगा अगर रेसिपिएंट खुद लायबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो एक कॉलम वहां पे लिखा होना चाहिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और वहां पे टिक करोगे आप कि हाँ साहब रिवर्स चार्ज का इनवॉइस है या नहीं है बेटा। ओके ठीक सर,
ये सारे कंटेंट हो गए रिवर्स आपके टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। अच्छा, लगभग ये कंटेंट होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट में, बस इनवॉइस का रेफरेंस देना पड़ता है कि ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस ये होगा सब। बिल ऑफ सप्लाई में वो सारे कंटेंट जो टैक्स इनवॉइस में वो सारे होंगे, बस टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई एग्जाम सप्लाई के केस में होता है या फिर कंपोजिशन स्कीम के केस में होता है बेटा। ओके सर, अब बात आती है सर कि आपने जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है उसके लिए प्रोविजन ये कह दिया कि सर सबसे पहली बात, गुड्स के केस में 3 कॉपी में इनवॉइस इशू होगा, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ। एंड इन केस ऑफ सर्विसेज 2 कॉपी में इनवॉइसेस होंगे, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ। एंड हाँ सर, सेम प्रोविजन डिलीवरी चालान के लिए भी है, डुप्लीकेट कॉपी और ट्रिप्लीकेट गुड्स के मूवमेंट के लिए डिलीवरी चालान होता है बेटा, तो वहां पे ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ। ओके सर, अब ध्यान दीजिएगा ई इनवॉइस और डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन। ई इनवॉइस, अगर किसी एसएससी के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, वापस सुनना, अगर किसी एसएससी का इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, अगर एग्रीगेट टर्नओवर वाज एक्सीडिंग ₹50 करोड़, पहले 500 करोड़ था, कम करके 50 करोड़ कर दिया है, एक्सीडिंग ₹50 करोड़ अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, तो ऐसे केस में आपको ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। और हाँ, ई इनवॉइस कैसे इशू होता है बेटा, गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट जो दे रखी है वहां पे जाके आपको INV01 नंबर का फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। आफ्टर इंसर्टिंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर आप वहां पर डालेंगे और INV01 नंबर का फॉर्म में जो भी डिटेल दे रखी है वो आप पंच करेंगे तो ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा बेटा, एक यूनिक नंबर वहां पे जनरेट हो जाएगा बेटा। क्लियर, ये होता है ई इनवॉइस, और वहीं पर क्यूआर कोड भी मेंशन हो जाएगा ऑटोमेटिक बेटा। इसको प्रिंट करके आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। इन केस अगर आपने आपका प्रीवियस फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹50 करोड़, प्रीवियस ईयर कौन से, एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस हुआ है तो ओके। पर ये ध्यान रखना, ई इनवॉइस के प्रोविजन तभी अप्लाई होंगे अगर आप सप्लाई कर रहे हो B2B, मतलब आपके कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो ही, अगर आपके कस्टमर रजिस्टर्ड है अंडर GST तो ही क्या करना है बेटा सर, ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। सेकंड, अगर आप गुड्स को या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं होंगे। B2C के केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, B2C वाले केस में डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अच्छा ध्यान रखना, ई इनवॉइस ये 5 कैटेगरी ऑफ एसएससी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो 5 कैटेगरी ऑफ एसएससी कौन कौन से, अगर इनवॉइस इज बीइंग इशूड बाय अ यूनिट ऑफ एसईजेड, ध्यान रखना डेवलपर ऑफ एसईजेड नहीं लिखा है, यूनिट ऑफ एसईजेड लिखा हुआ है। सेकंड, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर जितने भी है सर, देन OIDR सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, इन पे ये ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। प्लस ये बोल दिया है कि सर जिनके लिए ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल है, उन्होंने अगर ई इनवॉइस के फॉर्मेट में अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो सर ये माना जाएगा कि उन्होंने इनवॉइस इशू किया ही नहीं और कस्टमर को क्रेडिट मिलने वाला ही नहीं है। सप्लायर को तो पेनल्टी लगेगा, रेसिपिएंट को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस ही नहीं है। सब क्लियर, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, प्लस सर जब ई इनवॉइस इशू होता है तो डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी में इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती, वो तो इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस इशू हो चुका है। ओके बच्चों, ठीक। प्लस कमिश्नर को पावर दिया कि वो चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस के लिए एग्जामिनेशन भी दे सकता है फॉर ई इनवॉइस, ठीक है सर, वो पावर दे रखा है। आइए डायनेमिक क्यूआर कोड। अब डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है बेटा सर, आप देखना, चलो प्रोविजन बोलता हूं, साथ में समझा भी दूंगा मैं। अगर किसी भी एसएससी का किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एग्रीगेट टर्नओवर was exceeding ₹500 करोड़, कितना 500 करोड़, तो ऐसे केस में करंट फाइनेंशियल ईयर में उनको जितना भी B2C सप्लाई करेंगे, बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, उनके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा इनवॉइस पे, और डायनेमिक क्यूआर कोड को कस्टमर स्कैन करके, इसका पर्पस क्या है, कस्टमर उस डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएगा वो बेटा। पर हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट डायनेमिक क्यूआर कोड, अगर किसी बिल पे प्रिंट नहीं किया पर आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू या जो पेमेंट करने की पॉश मशीन होती है ना बेटा, जिसके थ्रू आप कार्ड स्वैप करते हो बेटा, उस पर अगर डायनामिक क्यूआर कोड डिस्प्ले हो गया और उसको स्कैन करके या उसको यूज करके कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, तो उस पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस भी अगर आपने इनवॉइस पे दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट कर दिया है। ओके, B2C के ट्रांजेक्शन में ही अप्लाई होता है। अच्छा, ये 5 कैटेगरी ऑफ एसएससी के लिए डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। अच्छा, ई इनवॉइस के केस में भी 5 एसएससी थे, सेम यहीं पे बस एक चेंज है बेटा, वहां पे एसईजेड यूनिट एक्स्ट्रा था जिसपे ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, पर यहाँ पर B2C के केस में एसईजेड यूनिट नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा पर्सन कौन है, OIDR सर्विस सप्लायर, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है टू अ
अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में सर ई इनवॉइस के प्रोविजन तो अट्रैक्टिव पे होते हैं, पर यहाँ पर डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। ओके, तो सर यहाँ पे 5 लोग कौन कौन से मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। सेकंड, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। थर्ड, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर। देन सर मूवीज थिएटर वगैरह में जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वगैरह होती है, वहां पे जब मूवी देखने जाते हैं उसका टिकट जो मिलता है उस केस में। एंड लास्ट, ओआईडीआर सर्विस सप्लायर हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, उसके केस में ये डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन कंपलसरी एप्लीकेबल होंगे 1 जुलाई 2021 से, तब तक ले भी ने सर पेनल्टीज वगैरह सब कुछ माफ की हुई बेटा। ओके माहौल, तो सर ये आपका हो गया डायनेमिक क्यूआर कोड वगैरह के प्रोविजंस। अब आते हैं बात को, 2-3 बातें और कर लेते हैं सर हम। सर सबसे पहली बात, अगर कभी आप रिसीट वाउचर इश्यू करो, जैसे मान लो सर्विसेज के लिए हमको एडवांस रिसीव हुआ, आई एम इशूइंग रिसीट वाउचर, और आपको पता है सर्विसेज में अगर एडवांस पेमेंट आता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है एडवांस में। पर सर मान लो मैं मल्टीपल काइंड की सर्विसेज देता हूं एंड आप मल्टीपल काइंड की सर्विसेज मेरे से लेते हो, आपने जो एडवांस पेमेंट दिया वो रेंडमली दिया है कि कोई भी सर्विस आप मेरे से लेंगे, प्लस आप जब मेरे से सर्विसेज लेंगे उसका अभी एडवांस देते वक्त प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइंड नहीं है कि विद इन द स्टेट में दूंगा कि इंटर स्टेट दूंगा। तो सर ऐसे केस में अब जब रिसीट वाउचर में इशू कर रहा हूं तब कितना रेट ऑफ टैक्स लूं या कितना सर कौन सा टैक्स लगाऊं, तो सर यहां पे गवर्नमेंट ने खुद ने बोल दिया है कि सर अगर रेट ऑफ टैक्स डिफाइंड नहीं है, मतलब आप कौन सी सर्विस मेरे से लेने वाले पता नहीं है, क्योंकि कुछ सर्विसेज से 5% टैक्स है, कुछ पे 12, कुछ पे 18, कुछ पे 28 है, तो सर एक बार टेम्परेरी 18% टैक्स पे कर देना। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइंड नहीं है, विद इन द स्टेट है कि आउटसाइड द स्टेट होने वाला है, तो एक बार IGST पे कर देना बच्चों। हाँ है ना, ये रिसीट वाउचर के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, बाद में जब एक्चुअली टैक्स इनवॉइस इशू होगा तब एडजस्टमेंट अलाउड हो जाएगा। ओके डन। अब कुछ स्पेशल प्रोविजन बैंकिंग कंपनी वगैरह के लिए। अच्छा, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया कि आप इंस्टेड ऑफ इशूइंग नॉर्मल इनवॉइस आप मंथली एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी इशू कर देंगे या कोई स्टेटमेंट भी इशू कर देंगे तो भी चल जाएगा, और वो भी कंपल्शन नहीं है। अच्छा, उस पर सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हो तो भी चल जाएगा सब। ओके ठीक है। GT है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशूइंग अ कंसाइनमेंट नोट, उसके लिए कंसाइनमेंट नोट की डिटेल्स एडिशनल लिखनी पड़ेगी सर, तो इनवॉइस के साथ में उसको कंसाइनमेंट नोट भी इशू करना पड़ता है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंसाइनमेंट नोट पे होनी चाहिए, या फिर ये इन्फॉर्मेशन आप टैक्स इनवॉइस पे भी लिख सकते हो, क्या क्या? ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी, registration number of the goods carriage in which goods are being transported, vehicle number beta, then details of the goods transported, details of the place of origin and destination, GST number of the person who is liable to pay GST and other information जो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस में होती है वो तो सारी है ही बेटा। क्लियर, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी GTA के लिए। ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर आप दे रहे हो तो ऐसे केस में सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो टिकट इश्यू करता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में, सप्लायर ऑफ सर्विस, वही हम टैक्स इनवॉइस मान लेंगे, अलग से आपको कोई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। और डिजिटल इनवॉइस इशू हुआ तो भी चल जाएगा डिजिटल साइन के साथ बेटा। ओके, एक बात और सर, इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में अगर आप मूवी एग्जिबिट कर रहे हो, उसका जो टिकट होता है बेटा, उस टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, उसमें रेसिपिएंट का डिटेल अगर नहीं हुआ चल जाएगा साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, माहौल, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कुछ सेक्टर के लिए। ओके सर, डिलीवरी चालन के लिए 2-3 बातें मैं आपसे और कर लेता हूं। जैसे मान लो कभी कोई मशीनरी या कोई गुड्स CKD या SKD कंडीशन में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मतलब कंप्लीट नॉकडाउन या पार्शली या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में कोई गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो जब आप फर्स्ट लोड उसका निकालोगे तब उसी टाइम पे पूरी वैल्यू का, पूरी मशीन की वैल्यू का टैक्स इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। पर अब वो टैक्स इनवॉइस कस्टमर को नहीं दोगे सर, जब लास्ट लोड जाएगा तब टैक्स इनवॉइस आप कस्टमर को दोगे, जिसके बेस पे वो क्रेडिट ले पाएगा। पर जब हर पार्ट जाएगा उस पार्ट के साथ में डिलीवरी चालान, उस रेस्पेक्टिव पार्ट्स का जो भी गुड्स जा रही है, लॉट जा रहा है, उसका डिलीवरी चालान आप देंगे अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस जो आपने बनाया था बेटा। हाँ है ना, और जब लास्ट लोड जाएगा तब उस लास्ट लोड का डिलीवरी चालान प्लस वो ओरिजिनल पूरे लॉट का जो सिंगल टैक्स इनवॉइस था वो जाएगा। क्लियर, दिस इज हाउ नॉकडाउन गुड्स एंड कंप्लीट नॉकडाउन या पार्शियल नॉकडाउन गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। ओके, अब 1-2 सर्कुलर भी थे बेटा, वो तुम्हें समझा देता हूं मैं। अगर कभी भी मान लो मैं कोई गुड्स एग्जीबिशन के लिए ले जा रहा हूं बेटा, या आर्ट गैलरी के लिए ले जा रहा हूं बेटा, जहां पे आई एम एन आर्टिस्ट, यू नो वेरी वेल, क्लियर, इतनी शानदार पेंटिंग बनाता हूं कि दिमाग खराब हो जाए बेटा देखने वाले का। ओके, अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर कोई आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है जहां पे मेरे पेंटिंग जो मैंने बनाई हुई है वहां की गैलरीज में हैंग होगी, डिस्प्ले होगी, एग्जिबिट होगी, अगर पसंद आएगी तो खरीदेगा आदमी, नहीं तो
तो ऐसे केस में जब मेरे यहाँ से आर्ट गैलरी वो पेंटिंग जा रही है तो डिलीवरी चालान में इशू करूंगा ऑब्वियसली, और जब वहां पे पेंटिंग बिकेगी तब टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगा, उस पर टैक्स कलेक्ट कर लूंगा और रिमेनिंग पेंटिंग में डिलीवरी चालान के थ्रू वापस ले आऊंगा बेटा, खत्म। सेकंड, सेम वे अगर मान लो मैं सेल ऑन अप्रूवल बेस पे करता हूं, मान लो मैं एक कपड़े की दुकान है सर, मेरी होलसेल का काम है मेरा, और एक मारुति वैन मैंने ले रखी है, या कोई मतलब मैंने ट्रैवलिंग के लिए कोई अच्छा व्हीकल ले रखा है जिसमें मैं गुड्स लोड करता हूं और आसपास के एरियाज में गुड्स ले जाके मैं कस्टमर को दिखाता हूं, उसको जो सर गुड्स पसंद आते हैं वो पसंद करके परचेस कर लेता है, बाकी मैं आगे ले जाता हूं, हाँ है ना। तो सर जब मैं अपने यहां से निकल रहा हूं तब सेल ऑन अप्रूवल बेस पे ये नहीं पता कि कस्टमर गुड्स को पसंद करेगा और परचेस करेगा कि नहीं करेगा, तो जब मैं निकल रहा हूं तो मैं डिलीवरी चालान इशू करूंगा। जैसे 1000 शर्ट मान लो मेरी कार के अंदर है जो मैं बेचने जा रहा हूं बेटा, मारुति वैन है मेरे पास, क्लियर, 1000 शर्ट रख लिए, 1000 शर्ट का मैं डिलीवरी चालान इशू कर दूंगा, क्लियर। अब सर जब मैं फर्स्ट कस्टमर के पास गया, उसने मान लो शर्ट सारा देखे, उसमें से 100 शर्ट उसको पसंद आ गया, तो मैं वो जब परचेस करेगा तब 100 शर्ट का मैं टैक्स इनवॉइस उसको इशू कर दूंगा, मतलब मैं बिल बुक साथ में लेके जाऊंगा। फिर नेक्स्ट शॉप पे गया, वहां उसको 200 पसंद आ गया, 200 शर्ट दे दिए, ऐसे करते करते रेस्पेक्टिव पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। जब आऊंगा तब रास्ते मान लो गाड़ी पकड़ ली ऑफिसर ने, 200 शर्ट मिले केवल उसको, डिलीवरी चालान था कितने का, 1000 शर्ट का, तो वो बोलेगा भाई बाकी शर्ट का है, तो मैं 800 शर्ट के उसको टैक्स इनवॉइस दिखा दूंगा, देखो सर मैंने बेच दिए, एंड बाकी के मैं गुड्स अपने यहाँ पे वापस ले आऊंगा बेटा, हाँ है ना, दिस इज हाउ सिस्टम विल रन। और हाँ, जब सेल ऑन अप्रूवल बेस में कर रहा हूं तब अगर कस्टमर किसी और स्टेट का था, किसी और स्टेट में जाके मैंने सेल कर दिया तो वो इंटर स्टेट सेल हो गया, वहां पे IGST लगा दूंगा, खुद के स्टेट में सेल हुआ तो CGST और SGST लगा दूंगा बेटा, क्लियर, डन। ये सेल ऑन अप्रूवल बेस का कहानी खत्म होता है। अब ओके, डेबिट नोट क्रेडिट नोट की कहानी मैं बता चुका हूं, उसके रिगार्डिंग भी 2 सर्कुलर है, वो भी तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लो मेडिसिन, दवाई, हमने पढ़ा था सर्कुलर क्लास के अंदर, अगर दवाई एक्सपायर हो गई है तो सर रिटेलर होलसेलर को रिटर्न करेगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को देगा। और सर इनके जो कानून बने हुए उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरर को वो टाइम एक्सपायर्ड ड्रग या मेडिसिन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सर, ओके। अब सर ऐसे केस में अगर जब गुड्स रिटर्न होगी, तो आपको पता है गुड्स रिटर्न जब भी होती तब क्रेडिट नोट के थ्रू गुड्स रिटर्न हो सकती है, तो सप्लायर विल इश्यू अ क्रेडिट नोट, और जो गुड्स भेज रहा है रिटर्न कर रहा है वो डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं साहब, इसमें GST की लायबिलिटी सप्लायर की कम हो जाएगी और रेसिपिएंट का ITC उतना प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा। पर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट देगा सर, टाइम लिमिट है जिस फाइनेंशियल में टैक्स इनवॉइस इशू हुआ था वो खत्म होने के बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक ही आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो ऐसे केस में इस तक ही आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। तो ऐसे केस में अब अगर ये टाइम निकल गया, दवाई की लाइफ मान लो 4 साल थी, अब 4 साल बाद उसको क्रेडिट नोट इशू करना है तो कैसे करेगा? तो सर ऐसे केस में GST का क्रेडिट नोट तो इशू नहीं हो नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने सर्कुलर देके बोल दिया है कि जब रिटेलर होलसेलर को गुड्स रिटर्न करेगा तब वो ये मान लेंगे कि रिटेलर ने उतनी गुड्स, उतनी दवाई होलसेलर को बेच दी है, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा। ये मान लेंगे कि उन्होंने रेस्पेक्टिव गुड्स बेच दी है, एंड सर जिस प्राइस में खरीदी थी उसी प्राइस में बेच देंगे, तो सर उनकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक ITC कम हो जाएगा और रेस्पेक्टिव गुड्स मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाएगी। हाँ, अब मैन्युफैक्चरर के पास जब गुड्स पहुंच गई वो उन गुड्स को डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सबसे पहली बात, अगर क्रेडिट नोट के थ्रू गुड्स आई थी और उन गुड्स को अगर डिस्ट्रॉय किया है तो सर उन गुड्स के मैन्युफैक्चर करने पे जितना भी उसने परचेज पे इनपुट वगैरह यूज किया था, जिसका उसने ITC लिया था, वो ITC उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज H ब्लॉक क्रेडिट बोलता है क्या, अगर कोई गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गई तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। सेकंड थिंग, अगर टैक्स इनवॉइस के थ्रू गुड्स रिटर्न हुई थी तो उस टैक्स इनवॉइस पे जितना टैक्स लगा हुआ था उतना ITC पूरा पूरा रिवर्स करना पड़ेगा उस मैन्युफैक्चरर को, अगर उसने वो दवाई को डिस्ट्रॉय कर दिया अप टू द लेवल ऑफ नो रिकवरी। क्लियर, डन, समझा मेरी बात? माहौल, ये सर्कुलर भी खत्म होता है। अच्छा, एक सर्कुलर और आया था जब कोविड मार्च 2020 में आया था, तब ये सर्कुलर आया कि अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ साहब और कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया या किसी भी वजह से आप वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो गए, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो रहा है तो यू कैन इश्यू अ क्रेडिट नोट। अगर आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया था तो यू कैन इश्यू अ क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट के बेस पे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, रेसिपिएंट ने अगर क्रेडिट लिया तो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो। सेकंड बात, अगर आपने टैक्स इनवॉइस इशू करा था और टैक्स पे कर दिया था सरकार को, फिर 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, तो ऐसे केस में क्रेडिट नोट इशू करेंगे, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, वो लायबिलिटी इस मंथ की जो लायबिलिटी है उससे एडजस्ट हो जाएगी बेटा। पर अगर आपकी अदर लायबिलिटी नहीं तो यू कैन ऑल्सो क्लेम रिफंड, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस,
अच्छा, ये केस भले गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। लास्ट केस, सर्विसेज के केस में अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है और एडवांस के लिए आपने रिसीट वाउचर इश्यू किया था, रिसीट वाउचर के बेस पे आपने टैक्स पे कर दिया, बाद में किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो यू कैन इश्यू अ क्रेडिट नोट, सॉरी रिफंड, एडवांस आया था तो आपने रिसीट वाउचर दिया, आपने रिफंड दे दो, यू विल इश्यू रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर देंगे तो जितने अमाउंट का आपने रिफंड वाउचर दिया है उस पर जो जीएसटी बनता है उतना जीएसटी का अमाउंट आपकी लायबिलिटी से कम हो जाएगा और यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ दैट जीएसटी। क्लियर, डन, पक्का बच्चों। तो कुल मिला के सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया, बाद में क्रेडिट नोट या रिफंड वाउचर दिया तो उतना अमाउंट का आप वापस से जीएसटी का रिफंड ले सकते हो सरकार से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, डन। अच्छा, सेक्शन नंबर 32 ये बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते। सेकंड थिंग, आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो इसका मतलब ये नहीं आप राजा हो, तुम्हारी मर्जी हो करो, जो टैक्स का रेट है गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ उतना ही टैक्स लेंगे। उससे एक्सेस लिया तो मामला गड़बड़ है, वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा एज इफ इट इज द नॉर्मल टैक्स। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरी स्टाइल है, मैंने टैक्स कलेक्ट किया, यू हुआ यू। समझे मेरी बात? अगर आपने एक्सेस टैक्स ले लिया तो वो सरकार को जमा कराना पड़ेगा एज इफ इट इज द नॉर्मल टैक्स। ओके बेटा, तो आप पहली बात तो कलेक्ट नहीं कर सकते, कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सेकंड बात, जो भी टैक्स इनवॉइस है, जो भी डॉक्यूमेंट आप इश्यू करो अंडर जीएसटी, उसमें टैक्स का अमाउंट जो होता है वो अलग से इंडिकेट करना कंपलसरी होता है, बिल पे अलग से इंडिकेट करेंगे बेटा। बिल या टैक्स इनवॉइस या जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह इशू करो उसमें टैक्स का अमाउंट अलग से होना चाहिए बेटा। एंड लास्ट, फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑफ रेसिपिएंट, डिजिटल पेमेंट टू द रेसिपिएंट। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कुछ लोगों को नोटिफाई कर सकती है, रजिस्टर्ड पर्संस को, जहां पे वो नोटिफाई करके बोल देंगे कि तुमको अपने कस्टमर्स को इन डिजिटल पेमेंट का मोड अलाउ करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो पेमेंट कर पाएंगे, पर अब तक ऐसा कोई नोटिफाई नहीं हुआ है। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर, हर एक पॉइंट मेजरली खत्म होता है। अब आई होप यू आर गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स। प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस लेक्चर्स, बहुत फास्ट होते हैं रिवीजन के लिए, दिस विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स एंड बिफोर द एग्जाम्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर कर सकते हो, ये ऑब्वियसली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इंडिया के हर स्टूडेंट तक इन लेक्चर को पहुंचा दो, मजा आ जाएगा एग्जाम्स के अंदर हर सीए स्टूडेंट को। माहौल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।